नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। इस वक्त की बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी मंत्री पद की। आरजेडी कोटे से सबसे ज्यादा मंत्री शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। 16 मंत्री बनेंगे आरजेडी कोटे से। वहीं दूसरे स्थान पर जेडीयू जिसके 11 मंत्री बनेंगे। कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं हम कोटे से 1 और 1 निर्दलीय को मंत्री पद हासिल होगा। वक्त 11:30 बजे का, जिसे लेकर राजभवन में तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इंतजार 11:30 बजे का, जिसके बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार और उसकी तस्वीरें आपके सामने होंगी, जिसमें जेडीयू कोटे से 11, आरजेडी कोटे से सबसे ज्यादा 16 मंत्री बनेंगे। तो वहीं आरजेडी कोटे से 16 मंत्री बनने वाले हैं। 12 नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। अब एक एक करके वो नाम भी जान लीजिए, क्योंकि 12 नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को इसे लेकर कॉल आ चुका है राजभवन से। चंद्रशेखर, ये दूसरा नाम जिन्हें कॉल आया है मंत्री पद की शपथ के लिए। सुरेंद्र यादव, इन्हें भी आरजेडी मंत्री बनाने जा रही है, इन्हें भी कॉल आया है। रामानंद यादव को भी मंत्री बनाया जाएगा। एमएलसी कार्तिक सिंह शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इजराइल मंसूरी, ये वो तमाम नाम जिनके ऊपर आरजेडी ने अपना भरोसा और एक बार फिर से मंत्री पद की जिम्मेदारी इन्हें दी जाने वाली है। इजराइल मंसूरी भी मंत्री बनेंगे। शमीम अहमद, ये वो नाम है जिन्हें मंत्री पद के लिए शपथ के लिए कॉल आ चुका है राजभवन से। आलोक मेहता, जिन्हें तजुर्बे और लालू प्रसाद का करीबी माना जाता है, ये भी मंत्री बनेंगे। अनीता देवी भी शपथ लेंगी। जो जानकारी इस वक्त बड़ी आती हुई अनीता देवी के बारे में बताते चले। अनीता देवी राबड़ी देवी की करीबी मानी जाती हैं, विश्वस्त मानी जाती हैं। कुमार सर्वजीत भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। समीर महासेठ का नाम भी सामने आ रहा है जो मंत्री बनेंगे, इन्हें भी फोन कॉल आ चुका है। मोहम्मद शहनवाज भी शपथ लेंगे। सुरेंद्र राम को भी मंत्री बनाया जाएगा। मोहम्मद शहनवाज के बारे में बताते चले। मोहम्मद शहनवाज एआईएमआईएम में थे और उसके बाद आरजेडी में इनका शामिल होना और एआईएमआईएम से 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में मिलाने के पीछे इनकी भूमिका अहम। इस पर तेजस्वी यादव ने इन्हें विश्वास जताते हुए मोहम्मद शहनवाज को भी मंत्री पद दिया है और ऐसे में इन्हें भी फोन कॉल आ चुका है। तो 12 मंत्री कौन कौन लोग बनने जा रहे हैं, उनके नाम आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। तो नीतीश कैबिनेट का विस्तार और देखिए ये वो तमाम चेहरे और नाम है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और इसीलिए आरजेडी के कोटे से 16 मंत्री शपथ लेते नजर आएंगे। वहीं जेडीयू की बात कर लेते हैं। जेडीयू की ओर से लेसी सिंह को मंत्री बनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बताते चले। लेसी सिंह को मंत्री बनाया जा रहा है। एक को और मौका मिलने पर लेसी सिंह ने नीतीश कुमार का आभार जताया है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है और आज नीतीश मंत्रिमंडल का एक बार फिर से विस्तार होने वाला है। हमारे साथ लेसी सिंह हैं, जिनको एक बार दोबारा फिर से नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। लेसी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। और ये इस बार, चूंकि पिछले बार आप एनडीए के मंत्री के तौर पर काम करी थी, अब महागठबंधन के मंत्री के तौर पर काम करें, तो क्या चुनौती होगी, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, चुनौती कुछ भी नहीं है। हम लोग अच्छे तरीके से महागठबंधन के साथ सरकार में काम करेंगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। आप लोग भी देख रहे थे, कई तरह की परेशानी हमारे नेता को थी, हम लोगों को थी एनडीए गठबंधन में काम करते हुए। अब बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। इसके पहले बहुत बताया जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या उसका फायदा आप लोग को मिला? और अब जब महागठबंधन में है, केंद्र में एक एनडीए की सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं कोई समस्या न खड़ी हो जाए? नहीं, कोई समस्या खड़ा नहीं होगी। जो हमारे संसाधन है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपने बलबूते विकास करेंगे और विकास कर रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार कहने के लिए थी, लेकिन उस तरह से बिहार को मदद नहीं मिलती थी।
चाहे विशेष राज्य की बात, दर्जा देने की बात हो, विशेष पैकेज देने की बात हो, लगातार हमारे नेता ने मांग रखते रहे, लेकिन केंद्र की सरकार ने इसको अनदेखी की। इसलिए ये कहना नहीं उचित है कि डबल इंजन की सरकार थी तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। मैम, एक सवाल ये भी है ना कि बिहार एक पिछड़ा स्टेट है, विकसित राज्य नहीं बना है, तो बहुत बड़ी चुनौती है बिहार के सामने। और आपके मुख्यमंत्री ने भी बड़े वादे किए हैं 15 अगस्त को कि भाई 10 लाख से नहीं 20 लाख रोजगार देने की बात करेंगे, तो ये कैसे संभव हो पाएगा और सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? देखिए, कोई भी चुनौती नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति हैं और मेहनत करके जो भी जनता के साथ वादा किए हैं आज तक, तो उन्होंने पूरा करने का काम किए हैं। अभी उन्होंने रोजगार देने की बात कही है, उसमें भी वो पूरा करेंगे। तो इसलिए अपने बलबूते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस काम को पूरा करेंगे। तो ये थी हमारे साथ लेसी सिंह, जिन्हें नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में एक बार फिर से शामिल किया है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बारी बारी से मंत्री शपथ नहीं लेंगे। जी हां, ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते चले। बारी बारी से मंत्री को नहीं दिलाया जाएगा शपथ, एक साथ 5 से 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त राज्य भवन में शपथ को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं, जिसमें एक साथ 5 से 6 मंत्री शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। राज्य भवन की सुरक्षा व्यवस्था को इस बीच कड़ा कर दिया गया है। यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ वक्त से राज्यपाल की तबीयत बहुत बेहतर नहीं है और यही वजह है कि इसी का हवाला देते हुए एक एक करके मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। 5 से 6 की संख्या होगी जो मंत्री कतारों में खड़े होंगे और एक साथ शपथ लेंगे। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, एक साथ 5 से 6 मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे और इसके मद्देनजर इस वक्त राजभवन की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। 11:30 बजे का वक्त जब 31 मंत्रियों की तरफ से यहां पर शपथ लिया जाएगा, जिसके लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। एक एक करके तमाम नाम आपके सामने और इस बीच बड़ी जानकारी ये कि यहां एक साथ 5 से 6 मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और इस बीच बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का पतन होना तय है। 20 साल नीतीश बाबू मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जैसा लोग कह रहा, लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अमरलता हैं, कोई वृक्ष नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री तो बने रहे, लोग पूछते हैं क्या खासियत है, हमके वही खासियत है जो अमरलता में है। वो जिस पेड़ पे चढ़ता है उसका पत्ता ढक जाता है, ये वो हरा भरा पीला दिखता है। और अभी कंपटीशन इनका हो गया है भतीजा से, क्योंकि सत्ता की चाबी अब उसके हाथ में चला गया है। तो वो 10 बोला, ये 20 बोले, 30 बोले। याद रखें, एक एक पाई का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। ब्लू प्रिंट आपने क्या बनाया है, या केवल जुबान से कंपटीशन में कह देना है 10 लाख वो कहा तो 20 लाख कह दें, 30 लाख कह दें। लेकिन बिहार राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व है। आप ब्लू प्रिंट भी राज्य की जनता के सामने रखें कि भतीजा चचा में कंपटीशन में ये रोजगार कैसे कैसे होगा। मैं समझता हूं कि उन कारणों से किसी को मौका न भी मिला हो, लेकिन मैं कतई नहीं समझता कि वो किसी मायने में आलोक मेहता से कम है या फिर किसी मायने में वो पीछे है। वो बिल्कुल फ्रंट लाइनर है और हम लोग उनके साथ कदम में कदम मिलाकर और बिहार की आवाम के मनोनुकूल बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें। जो कहा जा रहा है कि सरकार का लाइफलाइन बहुत छोटा होगा, जिस तरह से तंज एनडीए के लोग कस रहे हैं, क्या वाकई सरकार का लाइफलाइन छोटा होगा? उनकी सरकार का लाइफलाइन कितना बड़ा था ये भी समझिए। अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ, 1.5 साल 1.25 साल। तो इसलिए ये सब टिप्पणी का कोई माने मतलब नहीं है। जनता जब बुला लेगी हम लोग वापस चले जाएंगे, जब जनता बढ़ा रही है हम लोग आगे हैं। एक आखिरी सवाल, इस महागठबंधन का असर
2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है, दोनों पे नजर आएगा, दोनों में सशक्त होगा ये महागठबंधन? मैंने पूरी बिहार की जनता के मन इच्छा के हिसाब से ये गठबंधन बना है, इसलिए नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं। चलिए, तो ये पूरे तौर पे आश्वस्त है कि जो सरकार है वो पूरी मजबूती के साथ चलेगी और जो आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव है 2024-25 में, उसमें महागठबंधन जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और मजबूत होगा, सशक्त होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो आरजेडी विधायक आलोक मेहता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो कुछ हो रहा है ये जनता की इच्छा है, जनता की मर्जी है और इसीलिए इसकी लाइफलाइन को तय करने का अधिकार अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ जनता के पास है और इसीलिए ये गठबंधन बहुत दूर तक चलेगा क्योंकि ये जनता की इच्छा है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि बीजेपी का पतन तय है। उन्होंने कहा कि 2024 में नीतीश और तेजस्वी के साथ का असर दिखाई देने लगेगा। ये महज व्यक्ति नहीं है जो कैबिनेट में शामिल होंगे। राजद का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक इस कैबिनेट का हिस्सा है। भले वो नाम से इस कैबिनेट में खुद हो ना हो, लेकिन इतना तय है कि सबकी भागीदारी है और पूरी की पूरी कैबिनेट बिहार के सरोकार को प्रतिबिंबित करती है। उसको आप जब पूरा आ जाएगा विभागवार तो आप देखेंगे। देखिए 2024 ये जो पूरा महागठबंधन में फिर नीतीश जी आए हैं तो 24 का नक्शा तो काफ़ी हद तक साफ है। भाजपा को तो यहाँ 1 या 2 सीट के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और उनकी चिंता हम समझ सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसका मतलब क्या होगा चुनाव के गणित में। ये तो कल मुझे लगा कि एक तरफ सीएम तेजस्वी जी दोनों जब साथ आए हैं तो 10 लाख के अलावा 20 लाख की बात हुई, जो तो ये पूरे देश के लिए नज़ीर होनी चाहिए और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जी के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि कल पूरा देश टकटकी लगाकर उनकी ओर देख रहा था कि ये 2 करोड़ तो छोड़िए 25 लाख रोजगार भी अगर प्रतिवर्ष की बात करते तो युवाओं में एक जोश आता। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि सीएम नीतीश के पास ही गृह विभाग रहने वाला है। जी हां, गृह विभाग जिस पर आरजेडी ने अपनी दावेदारी रखी थी, तेजस्वी की तरफ से इच्छा जाहिर की गई थी, तेजस्वी के पास ये विभाग रहे, ये इच्छा तेजस्वी ने रखी थी। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है कि तेजस्वी के पास डिप्टी सीएम के अलावे 2 विभाग जाने वाले हैं, जिनमें वित्त मंत्रालय तेजस्वी के पास जाने वाला है, तेजस्वी यादव के पास ये रहेगा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं बीजेपी के पास वाले सभी मंत्रालय जो कि अब तक इससे पहले एनडीए के शासन में बीजेपी के पास मंत्रालय थे, वो सारे मंत्रालय आरजेडी को मिलने जा रहे हैं। जेडीयू के कुछ विभाग भी आरजेडी के खाते में जा रहे हैं। सूत्र ये जानकारी इस वक्त देते हुए तो सीएम नीतीश और तेजस्वी के बीच सहमति से लेकर बन चुकी है और कल हुए मुलाकात के बाद ये बताया जा रहा है कि ये सहमति बनी है जिसमें किसके पास कौन से विभाग जा रहे हैं और किसके जिम्मे कौन सा दायित्व जाएगा, ये सब कुछ तय कर लिया गया। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनल में वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और प्रवीण बाकी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले रवि उपाध्याय जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, चूंकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई महागठबंधन सरकार का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। इस विस्तार के साथ बिहार को विकास की रफ्तार और विस्तार नजर आएगी क्या? गठबंधन की और महागठ कहें माने एक्सपेंशन हो रहा है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो पहले बन गए थे, ये दोनों तेजस्वी और नीतीश कुमार। तो यह निश्चित तौर पर इन लोगों को कुछ नया करना होगा अगर एनडीए के समक्ष चुनौती पेश करनी है 2024 में और 2025 में। तो निश्चित तौर पर इन लोगों को कुछ करना होगा और करने, आप इसका देखिए आगाज हम कहें या तो कल जो तिरंगा लहराया नीतीश कुमार ने, तो वहां पर उन्होंने 20 लाख नौकरी की बात कही है। तो यह कहीं ना कहीं एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज है
एनडीए को कह लें, भारतीय जनता पार्टी को कह लें, तो उसके लिए एकदम क्लियर कट ये मैसेज है कि ये एक आने वाले समय में ये मजबूत चुनौती हम कह लें तो यह कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये लोग पेश करेंगे, क्योंकि 10 लाख नौकरी की बात होती थी, तेजस्वी किया करते थे, उससे बढ़ करके इन्होंने 20 लाख की बात कही है। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनका ये सोच है इनकी महागठबंधन की सरकार की। लेकिन फिर इसी पर सवाल ये भी उठता है, प्रवीण बागी जी से मैं जानना चाहूंगी। प्रवीण बागी जी, 10 लाख रोजगार को लेकर के तेजस्वी हमेशा से मुखर रहे। उन्होंने कहा कि हम ये सबसे पहला काम जो है वो करने वाले हैं, लोगों को रोजगार देंगे। बहुत अच्छी बात है, सियासत में दूसरे चीजों को छोड़कर पहले रोजगार की, काम की, लोगों के विकास की बातचीत होनी चाहिए, उसकी शुरुआत हो रही है। इस दृष्टिकोण से तो ये ठीक है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? और अगर संभव है तो 30 साल का शासन, जिसमें लालू और नीतीश दोनों के अगर शासनकाल को जोड़ दिया जाए, तो अब तक ये क्यों नहीं हो पाया? बिल्कुल, देखिए आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया है इस सवाल का कि नीतीश कुमार जी लंबे समय से मुख्यमंत्री है यहाँ, और जब ये संभव था तो क्यों नहीं उन्होंने किया। अभी भी सरकार उन्हीं की थी और फिर पाला बदल करके उन्होंने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है। और उस समय जब तेजस्वी मांग कर रहे थे कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए, नौकरी दी जाए, तो उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे, आलोचना किया करते थे कि पैसा कहाँ से आएगा। आप लोगों ने बाइट भी चलाया है वो पुराना कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से देंगे, खेत बेचेंगे, ज़मीन बेचेंगे, क्या करेंगे। तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, मगर फिर भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जब गांधी मैदान से उन्होंने घोषणा की है तो थोड़ा उम्मीद रखना चाहिए कि कुछ करेंगे उस दिशा में। नहीं 20 लाख तो 5 लाख अगर नौकरी दे दें तो एक बहुत बड़ी बात होगी, और बिहार के लिए अभी बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। मुझे लगता है कि कोई प्रदेश ऐसा नहीं मिलेगा इस देश का जहां बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए नहीं जाते हों। भले इसके पहले की सरकार के लोग दावा करते रहे कि बिहार से बाहर जाना ही मजदूर बंद हो गए, ट्रेनें खाली जा रही हैं, मगर हकीकत कुछ और थी। तो नेताओं के कहने और कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, और वो फर्क आने वाले दिनों में दिखेगा। बिल्कुल, और ये गंभीरता कैसे मानी जाए और कैसे इन नेताओं को गंभीरता से जनता लेगी, जो खुद अपने ही बयानों से, खुद अपने ही तमाम वक्तव्यों से ये जाहिर कई बार कर चुके हैं कि जिसके विपक्ष में वो खड़े होते हैं उसके साथ पक्ष में आ जाएं, और जिसके साथ पक्ष में है वो उसके साथ विपक्ष का हिस्सा हो जाएं। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं सवालों को जन्म देती हैं, संशय को जन्म देती है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे राजभवन से जुड़े हुए, राजभवन जिस पर सबकी निगाहें जाकर टिक गई एक बार फिर से। आनंद, कुछ दिनों पहले, यानी तकरीबन 2-4 दिनों की अगर हम बात कर लें, तो एक राजभवन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेने वाले थे और तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले थे। आज एक वक्त है जब मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, इसे लेकर किस तरह की चहलकदमी या जिस तरह की हलचल वहां पर आपको नजर आती है? फिर आपको दिखा देते हैं कि राजभवन में 11:30 बजे के आसपास का टाइम दिया हुआ है, और इस वक्त देखिए नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला शुरू है। और जाहिर सी बात है, महागठबंधन की सरकार बन रही है। महागठबंधन के जो तमाम समर्थक है, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, और तमाम पार्टी के विधायक भी पहुँचेंगे यहाँ पे। तो ये मौका महागठबंधन के लिए बेहद खास है। और 2015 में जब महागठबंधन की सरकार गिरी थी और जेडीयू से अलग हुआ था, उस वक्त महागठबंधन के नेताओं में काफ़ी नाराजगी थी, लेकिन एक बार फिर से 2022 में जेडीयू ने फिर से महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया, और आज उसी की परिणति है कि आज फिर से महागठबंधन की सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, और आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों के साथ साथ जेडीयू के विधायक भी मंत्री बन रहे हैं। तो ये तस्वीर बहुत कुछ इशारा कर रही है। ये तस्वीर बहुत कुछ इशारा इस वजह से भी कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर परिस्थितियां ऐसी ही रहती है और महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट होता है, तो एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था, और ठीक एक साल के बाद 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ था, और उस वक्त महागठबंधन के स्वरूप ने उसे शिकस्त दिया था विधानसभा चुनाव में। एक बार फिर से परिस्थितियां फिलहाल ऐसी दिख रही है। आने वाले समय में परिस्थितियां क्या होगी, इस बारे में अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तो तय है विभाग कि 2024 के लोकसभा चुनाव में के पहले अगर महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट होगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए समस्या बढ़ सकती है। ये चुनौती पैदा करने की कोशिश इस वक्त जरूर महागठबंधन की तरफ से की जाएगी, और ये नई टीम कितना विश्वास लोगों का जीत पाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी का असर जो है 2024 और 2025 में भी नजर आएगा।
हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त राबी आवास के बाहर से मौजूद है। अमित, राबी आवास के बाहर आपकी मौजूदगी है। तेज प्रताप यादव को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं कि फोन कॉल उन्हें भी आ चुका है मंत्री पद पर शपथ लेने के लिए। तो क्या ये मानकर चला जाए कि एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय जिसकी इच्छा भी वो जाहिर कर चुके हैं वो तेज प्रताप को ही मिलने जा रहा है? देखिए, तेज प्रताप यादव इसके पहले भी स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल चुके हैं और ऐसी चर्चा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने का वो इच्छुक हैं। जाहिर सी बात है, इसके पहले अगर कोई मंत्री बनता है और विभाग को संभाले रहता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो विभाग मिले ताकि उसके लिए समझने के लिए बात आसान हो। और इसके पहले तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर पद संभाल चुके हैं और उनकी इच्छा भी है। तो जाहिर सी बात है, अब से कुछ देर के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि चूंकि स्वास्थ्य विभाग बीजेपी के पास था और बीजेपी के तमाम विभाग आरजेडी को दे दिए गए हैं और तेज प्रताप यादव वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के और उम्मीद है कि उन्हें अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है कि वो स्वास्थ्य मंत्री बन सकते हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ इस वक्त राबी आवाज से जुड़ गए हैं। अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम अमित के पास लौटेंगे, लेकिन आनंद हमारे साथ लगातार राजभवन के बाहर से मौजूद है। आनंद, कौन कौन से नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्योंकि समझा जा सकता है कि आरजेडी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनके अंदर सत्ता से दूरी और अब सत्ता में शामिल होकर मंत्री पद को हासिल करना, उनकी बेचैनी ज्यादा स्वाभाविक नजर आती है बनिस्बत अगर देखा जाए हमसे या जेडीयू से। देखिए, बिल्कुल विवाह, आपने महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, जेडीयू ने तो पहले ही तस्वीर साफ कर दी थी कि जेडीयू से वही मंत्री बनेंगे जो इसके पहले मंत्री थे और जेडीयू ने कोई फेरबदल नहीं किया क्योंकि संख्या बल कम है और कोई तरह का विवाद न हो, इससे बचने के लिए जेडीयू ने फार्मूला अपनाया। आरजेडी में कई सारे ऐसे नेता हैं जो मंत्री पद के इच्छुक हैं और वो लगातार इस तरह की मांग भी करते आए हैं। तेजस्वी यादव ने काफ़ी सोच समझ के लंबी बैठक कर लालू यादव से भी उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की, उन्होंने बैठक किया और एक एक बिंदु पर जांचने के बाद और समीकरण निकालने के बाद ही उन्होंने उन्हीं लोगों को मौका दिया है जो आरजेडी के लिए आने वाले समय में बेहद फायदे पहुंचा सकते हैं। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ 2025 का विधानसभा चुनाव देखना है, हर क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने समीकरण साधने की कोशिश की, जातीय समीकरण साधने की कोशिश की और तेजस्वी यादव ने पूरी कोशिश की है कि जो बार बार वो बोलते हैं कि A to Z की पार्टी, वो A to Z की पार्टी के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत भी करना चाहते हैं। बिल्कुल, इन नामों को भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं लगातार। और A to Z की पार्टी जो तेजस्वी यादव कहते रहे, वो मंत्री पद में कितना उनकी भागीदारी होती है, ये कितना सुनिश्चित किया जा पाता है, एक लाउड मैसेज कितनी दूर तक वो दे पाते हैं, इसकी कोशिश क्या इस पूरे जो मंत्रियों की लिस्ट है उसमें आरजेडी की तरफ से नजर आती है, इस पर भी अपने गेस्ट पैनलिस्ट का रुख जानेंगे। और इस वक्त एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस और आप तक पहुंचाएंगे कैसे पहला मंत्रिमंडल विस्तार और इस विस्तार में किन किन लोगों को मिलने जा रही है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। तो आज इस कैबिनेट विस्तार के साथ बड़ी जिम्मेदारी इन मंत्रियों को मिलने जा रही है और इन बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे होता है, बिहार के विकास को कितनी रफ्तार मिलती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। विधायक से मंत्री बनने वाले नेताओं के घर लेकिन जश्न और भोज का आयोजन जरूर शुरू हो गया। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और इसके साथ ही जो मंत्री बने हैं उनके वास्ते भोज जो है वो शुरू हो चुका है। पूड़ियाँ तला रही है, सब्जी छौंका चुका है, बूंदिया और जलेबी भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये आवाज़ जो है वो अनीता देवी का है। देख सकते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म पूरी जो है वो छनाना शुरू हो गया है। जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पूरी परोसी भी जा रही है। कार्यकर्ता जो है वो ललीज जो खाना है उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आवाज़ अनीता देवी का है और यहाँ पे पूरी तौर पे भोज जो है वो चल रहा है। तो यहाँ देखिए, ये नोखा के कार्यकर्ता सभी हैं। चूँकि अनीता देवी को मंत्री के पद का शपथ लेना है, थोड़ी देर में वो अपने आवास से निकलेंगे राजभवन के लिए। तो यहाँ पे लजीज व्यंजन जो बने हैं उसका लुत्फ लोग उठा रहे हैं। क्या नाम हुआ? रोहित चौधरी। रोहित मंत्री बन रही हैं आपकी विधायक जी, ठीक है। भोज भात हो रहा है? हाँ जी, स्वादिष्ट है जी जी, जम के भोज भात हो रहा है। जम के भोज भात। और भी मिठाई चलेगी? हाँ चलेगी। चलिए, तो ये कार्यकर्ता हैं, देखिए। हाँ बताइए। भोज भात हो गया? भोज भात बहुत बढ़िया से हो गया। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग अभी मैडम मंत्री बनने जा रही है।
यही बात, बहुत उत्साह है हमारे इसी कार्यकर्ता। मिठास के साथ सरकार चलती रहेगी। एकदम बिल्कुल, इसमें कोई संदेश नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है जगदानंद यादव। ये जगदानंद हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पूरी जो है हर्षोल्लास के साथ ये जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो पूरे तौर पे तैयारी में जुटे हैं। भोज भात जो है वो शुरू हो चुका है और कहना है कार्यकर्ताओं का कि पूरी मिठास के साथ सरकार चलेगी, सरकार में कहीं कोई करवाहट नजर नहीं आएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल ठीक, 1 घंटे के बाद आपको वो तस्वीर नजर आएगी जहां शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा, लेकिन उस बीच भोज भात का दौर पहले से ही शुरू हो चुका है। नोखा विधायक क्षेत्र से आरजेडी कोटे से आने वाली विधायक अनीता देवी दूसरी बार है जब नीतीश कैबिनेट में बतौर मंत्री शपथ लेने जा रही है और इसके लिए उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत नोखा की पूरी जनता को धन्यवाद दिया। मंत्रिमंडल में दूसरी बार मंत्री का ओथ लेने जो है वो आरजेडी विधायक अनीता देवी जा रही हैं। मैडम पहले तो बधाई हो आपको। धन्यवाद। मैडम ये बताइएगा कि जिस तरह से पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया आपके ऊपर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माता राबड़ी जी और हमारे जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी जी तेज प्रताप को मैं तहे दिल से और माननीय मुख्यमंत्री के देती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा मंत्रिमंडल में भेजने के जो उन्होंने कृपा की है। और ऐसे मैं धन्यवाद देती हूँ उनको से मुझे इस महिला को जो अति पिछड़ा समाज से आती है, नूनिया जात से आती है, उन्होंने फिर दोबारा भरोसा जताने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ अपने नोखा के पूरे जनता को जिन्होंने मैं दोबारा जिताने का काम किया। और पिछड़ा अति पिछड़ा जितने हमारे समाज के लोग हैं सारे को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और दोबारा सदन में भेजने के काम किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर से आप मंत्री बनने जा रही हैं। जो काम अधूरे रहे थे बतौर मंत्री उसको कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए कुछ रणनीति, कुछ नीति तय किया आपने? और कौन सा विभाग आपके मन में है? वैसे तो सरकार तय करेगी। अभी देखिए विभाग मेरे मन में कोई नहीं है। जो भी अधूरा काम है आज जो ऊपर से आला कमान का निर्देश होगा मैं पूरा निष्ठा के साथ मैं जनता के सेवा करूंगी। बिहार की जो भी काम हो सबका मैं काम करूंगी, सबका काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विकास एक बड़ी चुनौती है, विकास कार्य आगे लेकर के चलना है। आपके नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भी कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने भी कल अपने संबोधन में कहा कि विकास पहली प्राथमिकता होगी हमारी। उसमें आपका योगदान किस तरह से होगा? बहुत होगा। विकास हमारा बिहार का पीछे है। हम लोग सारे लोग महागठबंधन के हम लोग सब लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी कहे हैं हम सब विकास करेंगे। हम लोग सब कोई मिलकर, जितना पिछड़ा हमारा राज्य है बिहार, हम लोग सब लोग मिलकर हम लोग को पहला प्राथमिकता है कि अपने पहले राज्य को विकसित करें, विकास करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण जो है वो सरकार की नीति है। आप खुद महिला हैं, हालांकि महिला कम मंत्री इस बार बन रही हैं, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने का मौका आपको मिला है। महिलाओं के लिए किस तरह के कदम आपके होंगे? मैं महिलाओं को पहले भी मैं अपने जितने भी अगल बगल जितने भी अपना दूसरे जिले में पहले महिला को प्राथमिकता देती रही हूँ। अभी भी मेरा मन में है कि पहले मैं महिला को दूंगी। मंत्री नारी जाति से आती हूँ, महिला जाति से। सबसे पहले पद अलग है लेकिन पहले मैं एक नारी हूँ। सबसे पहले मैं महिलाओं को प्राथमिकता दूँ हर क्षेत्र में। लेकिन सबसे अहम बात है, आखिरी सवाल है कि बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग कर रहे हैं कि इस सरकार का लाइफलाइन बहुत ही छोटा होगा। आपका क्या मानना है? नहीं, ऐसा बात कुछ नहीं है। हम लोग मिलजुल कर सारा सरकार चलाएंगे और बिहार का विकास करेंगे, महिलाओं का विकास करेंगे। चलिए बिल्कुल। तो ये अनीता देवी हैं, सीधे तौर पे मंत्री पद का शपथ लेने जा रही हैं। इनका कहना है कि बिहार विकसित राज्य बने, यह पहली प्राथमिकता होगी सरकार की। इनकी पहली प्राथमिकता जो होगी वो महिलाओं का उत्थान, महिलाओं को आगे लेकर के चलना, साथ ही समाज के तमाम जो पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें सशक्त करना, मजबूत करना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो नोनिया जाति से आती अनीता देवी जिन पर भरोसा आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने जताया है। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। रवि उपाध्याय जी, अनीता देवी को लेकर चयन और उनकी मजबूत दावेदारी के पीछे की बड़ी वजह आपके नजर में दो क्या नजर आती है? पर वो जब महागठबंधन की पिछली सरकार में भी मंत्री थी और उनका बैकग्राउंड भी आप देखिएगा तो वह भी जो है सो पॉलिटिकल रहा है।
ऐसा नहीं है कि वो जो है सो पहली दफ़ा मंत्री बन रही हैं। वो जहाँ तक हम समझ पाते हैं, अनीता देवी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो जानती हैं, क्योंकि उनके परिवार से भी लोग राजनीति के क्षेत्र में रहे हैं। और देखिए सारे जो राष्ट्रीय जनता दल ने क्या किया है कि वो समाज के सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है। तो वो आप कहीं ना कहीं देखिएगा, अनीता देवी नोनिया समाज से हैं, तो इसी तरह से आप देखिएगा कि हर जात को जो MY समीकरण से वो बाहर निकल करके A to Z की बात करते हुए उन्होंने सबको दिया है। तो ये बेहतर हमको लगता है कि जो भी 16 जो उनके मंत्री हैं RJD कोटे से, वो सभी जो है सो समाज के सभी वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है विभा जी। बिल्कुल प्रवीण जी, चूंकि जब बात सियासत की होती है तो यहाँ A to Z कहना और A to Z का प्रतिनिधित्व होना बहुत अलग अलग बातें नजर आती हैं। इस बीच कई ऐसे विधायक होंगे जो छूट जाएंगे। RJD की तरफ से अगर बयानों को भी देखा जाए तो ये बताने की या बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि जो छूट गए हैं उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। ये सिर्फ कह देना क्या असंतोष को या नाराजगी को दबा देता है या कम कर देता है? ये संभव है? अब देखिए, राजनीति में जो भी आता है वो कुछ पाने की उम्मीद से आता है। तो जो चूक गए, मंत्री नहीं बन पाए किसी वजह से, या समीकरण में फिट नहीं बैठे तो मंत्री नहीं बन पाए, तो उनमें एक असंतोष तो रहता ही है। लगता है कि हम पिछड़ गए इस दौड़ में। तो उनको आश्वासन के रूप में ये भरोसा एक दिलाया जाता है कि भाई फिर बदल होगा, तो उलट फेर होगा, तो आपको मौका मिलेगा, अगले बार आपको मौका दिया जाएगा। तो उनको शांत रखने के लिए और उन विद्रोह न करें, इसके लिए ये आश्वासन दिया जाता है। मगर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजद के लिए ये स्वर्णिम मौका है, खास करके तेजस्वी यादव के लिए। और वो चाहें अगर तो अपनी पुरानी छवि जो है उनके और उनके पार्टी की, उसको बदल सकते हैं। एक नई छवि वो गढ़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में सब लोग जानते हैं। नीतीश कुमार अब बहुत इच्छुक भी नहीं हैं अगली बार चुनाव लड़ने के लिए और फिर नेतृत्व करने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए। जो खबरें हैं उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका तलाशें वो। तो बिहार में अभी नेतृत्व शून्यता की स्थिति है। अगर नीतीश कुमार को माइनस कर दिया जाए तो कोई आपको नेता ऐसा नज़र नहीं आएगा जो बिहार में मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो। तो उस कमी को तेजस्वी यादव भर सकते हैं और उन्हें यह मौका मिला है। दूसरी बार वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो अपने काम की बदौलत इस टेन्योर को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। शिक्षा विभाग RJD के खाते में जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आती हुई, JDU के खाते में वित्त विभाग, जबकि RJD के खाते में शिक्षा विभाग के जाने की बात सामने आ रही है। तो क्या अब विभाग, जब RJD के खाते में शिक्षा विभाग जा रहा है, तो अब शिक्षा मंत्रालय, और ऐसे में कौन से वो चेहरे, कौन से वो नाम जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर भी और बड़ी जानकारी भी कि शिक्षा विभाग RJD के खाते में। रवि उपाध्याय जी, एक बहुत जल्द रिएक्शन आपसे। शिक्षा विभाग RJD के पास, तो प्रमुख दावेदार के तौर पर चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, हमको लगता है शिक्षा विभाग की जहां तक बात है और RJD खाते में, तो आलोक मेहता का नाम उसमें आ सकता है। हम जहाँ तक माने हमारी जो सोच है, आलोक मेहता इससे पहले भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं वो RJD के पहले। तो वो बहुत ही जानकार और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इसलिए हम अगर RJD खाते में अगर शिक्षा विभाग जाता है तो निश्चित तौर पर आलोक मेहता को ही मिलेगा। विभा जी, बिल्कुल। JDU के पास वित्त विभाग जो पहले भी JDU के पास, तो अब भी JDU के पास, लेकिन विजय कुमार चौधरी जो अब तक शिक्षा विभाग को देखते रहे हैं, ऐसे में प्रवीण जी, क्या ये लगता है कि इस तरीके से सामंजस्य को बैठाना RJD की तुलना में JDU के लिए ज्यादा बड़ी है, चुनौतीपूर्ण है, और वहां पर संतोष को रोक पाना कठिन होगा, टफ होगा? देखिए, JDU में जो लोग भी हैं वो नीतीश कुमार के प्रति समर्पित हैं। और नीतीश कुमार, जैसा कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो सार्वजनिक बयान दे चुके हैं कि नीतीश कुमार मालिक हैं और मैं केयर टेकर हूँ। तो इससे समझा जा सकता है कि पार्टी में बाकी लोगों की क्या स्थिति है। तो नीतीश कुमार जिसको जो दायित्व देंगे सभी सहर्ष स्वीकार करेंगे, जिनको नहीं भी मिलेगा वो मन महसूस कर रह जाएंगे, मगर उफ नहीं करेंगे। कोई विरोध का स्वर उठेगा JDU के अंदर, मुझे ऐसा नहीं लगता है,
इसलिए जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो उसको बखूबी निभाएगा। जिसे जो मगर जिम्मेदारी शिक्षा विभाग मिलेगी जिसको वो उसे मिलेगा, उसको सहज बड़ी से स्वीकार चुनौती भी है। करेगा और बखूबी निभाने की बात भी जरूर कहता नजर आएगा। सीधे रुक कर लेते हैं राबी आवास का, हमारे साथ सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। अमित, राबी आवास पर किस तरह की हलचल दिख रही है और तेज प्रताप यादव को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है कि तेज प्रताप यादव को कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है। देखिए अभी बताते चले कि देखिए तेज प्रताप यादव ही निकले हैं यहाँ राबड़ी आवास से, और ये अभी सीधे तो अपने आवास जा रहे हैं और वहाँ से फिर राजभवन पहुँचेंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होने ही आएंगे। जो कहा जा रहा है वैसे तो तेज प्रताप यादव ने 2 विभाग है, एक स्वास्थ्य विभाग जहाँ वो पहले काम कर चुके हैं, वहाँ फिर से काम वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कुछ अधूरे काम हैं रह गए हैं जो हम फिर से करना चाह रहे हैं। दूसरा विभाग जो है वो पथ निर्माण को लेकर के उन्होंने इच्छा जाहिर की है। बहरहाल सरकार को यह तय करना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है, उन्हें यह संयुक्त तौर पे ये तय करना है कि कौन से मंत्री को कौन सी विभाग की जिम्मेवारी दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब विभाग का आवंटन जो है वो मंत्री पद के साथ ही हो जाएगा। जैसे ही मंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो खत्म होगा, उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो मंत्रियों को उनका विभाग आवंटित कर दिया जाएगा और शाम 4:30 बजे जो है कैबिनेट की बैठक भी होगी। कैबिनेट की बैठक जो है वो नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पहली बैठक आज शाम में जो होगी 4:30 बजे होगी। राबड़ी देवी की आवास की तस्वीर हम थोड़ी दिखा देते हैं। देखिए पूरी तरह से यहाँ कार्यकर्ता जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब तेजस्वी यादव जो है वो निकलते हैं अपने साथ जो है वो अपने साथ जो है अपने मंत्रियों को लेकर के, अपने पार्टी के जो कोटे के मंत्री हैं उन्हें भी वो लेकर के जो है राजभवन जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि पहले तेजस्वी यादव जो है अन्य मार्ग जाएंगे और फिर वहां से नीतीश कुमार के से मुलाकात करने के बाद वो राजभवन जाएंगे। तो कह सकते हैं कि लोगों के जहन में सवाल ये भी कि क्या आज के शपथ ग्रहण में तेजस्वी यादव के साथ उनकी माता श्री राबड़ी देवी भी मौजूद होंगी? क्या जब तेज प्रताप मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी जो कि तेजस्वी यादव जब शपथ ग्रहण कर रहे थे उस दौरान मौजूद थी, तो क्या आज फिर से उनकी मौजूदगी वहां पर होगी? देखिए निश्चित तौर पे जाहिर सी बात है कि फिलहाल जो है पूरे तौर पे ये दिखाया जा रहा है और ये तस्वीर दिख रही है कि लालू प्रसाद जो यादव का जो परिवार है वो पूरे तौर पे इंटैक्ट है। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस समय तेज प्रताप भी वहाँ पे मौजूद थे, जो राष्ट्रीय पत्नी है तेजस्वी की वो भी मौजूद थी, राबड़ी देवी भी मौजूद थी। तो जाहिर सी बात है कि वो तस्वीर आज भी देखने को मिल सकती है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल यहाँ कार्यकर्ता जो है वो पूरे तौर पे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि कार्यकर्ता जो है वो पूरे तौर पे उत्साहित है और इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो नेता निकलते हैं और अपने नेता को वो देखेंगे, उनसे बात करेंगे। तो कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात भी करेंगे। ये बताइएगा कि नेता आपके थोड़ी देर में निकलेंगे। और हमें इस वक्त एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते चले। बड़ी खबर, उजियारपुर विधायक आलोक मेहता, जिनको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि आलोक मेहता विश्वस्त और लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं, और ऐसे में शिक्षा मंत्रालय, जिसे हमारे गेस्ट पैनलिस्ट भी बार बार कह रहे थे कि आरजेडी से उजियारपुर विधायक आलोक मेहता के पास ये मंत्रालय जो है वो जा सकता है। यहां शिक्षा मंत्रालय अगर आरजेडी के कोटे में, तो उस आरजेडी के कोटे से शिक्षा मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण और महती भूमिका आलोक मेहता की तरफ से निभाई जा सकती है आरजेडी से उजियारपुर विधायक। और हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए, प्रवीण बांगी जी, क्योंकि ऐसा खुद रवि उपाध्याय भी कह रहे थे कि तजुर्बे से, जानकारी से और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आरजेडी के अंदर आलोक मेहता सबसे प्रबल और प्रमुख दावेदार नजर आते हैं शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा मंत्री के लिए। आपकी राय? देखिए अगर उनको ये विभाग मिलता है तो ये एक बेहतर और सर्वोत्तम चयन होगा, क्योंकि वो एक सुलझे हुए अनुभवी राजनेता हैं, शालीन व्यक्ति हैं, कभी किसी आरोप में या विवाद में नहीं पड़ते हैं। तो वो जो स्थिति है अभी बिहार की, अभी बिहार में शिक्षा बिल्कुल चौपट है, एकदम शिक्षा समझिए कि ना पढ़ाई समय पर हो रही है, ना क्लासेज रेगुलर होते हैं, ना एग्ज़ाम हो रहे हैं, ना बाकी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं। तो शिक्षा में क्योस की स्थिति है। वैसे में एक बड़ी चुनौती होगी अगर आलोक मेहता को ये विभाग मिलता है, तो हमको लगता है कि वो गंभीरता से प्रयास भी करेंगे और इस स्थिति को सुधारने में, उसको ट्रैक पर लाने में सक्षम व्यक्ति भी हैं। तो ये एक अच्छा चयन होगा, बिल्कुल अच्छा चयन होगा तजुर्बे और उनके अनुभवों के आधार पर अगर बात की जाए। रवि उपाध्याय जी, चूंकि आलोक मेहता के बयान को भी अगर हम देखें, जब उनसे मीडिया कर भी ये पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोग असंतुष्ट रह जाएंगे, तो क्या वो सक्षम नहीं है, वो काबिल नहीं है या वो विश्वस्त नहीं है,
बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई। उन्होंने कहा कि हर शख्स जो छंट जा रहा है या जो रह जा रहा है, बच जा रहा है, वो भी मुझसे ज्यादा काबिल होगा या मुझ जैसा ही होगा। ये समझने की गलती कोई ना करे कि जो नहीं, जिन्हें जिम्मेदारी नहीं मिल रही वो उन काबिल नहीं है, इस आधार पर उन्हें नहीं मिल रही है। नहीं, विभा जी, एक बात तो तय है। देखिए, मनोज झा का भी इंटरव्यू आपने पढ़ा, सुनाया और देखा आपने कि उन्होंने भी कहा कि देखिए, जितने मंत्री को बनना है उतना ही बनेगा, उससे अधिक तो बन नहीं पाएगा। तो उसमें आरजेडी का जो भी विधायक है वो अपने आप को, जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को ही मंत्री समझे। इस तरह की बात उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हम जो बाइट देखे उसमें भी था। तो वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबको तो मंत्री बन नहीं पाएगा, 16 आदमी ही तय है, वो हम और आप सब लोग जान रहे हैं। तो वो उसमें अगर कोई छट गए तो उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। वो फिर उनको आगे पार्टी नेतृत्व कहां पर उनको बिठाएगा, कहीं ना कहीं समय देकर के सामंजस्य निश्चित तौर पर होगा। और बहुत सारा, देखिए, बहुत सारे मंत्री के अलावा भी तो कई सारे होते हैं, संवैधानिक संस्थाएं भी कई सारी हैं बिहार में, निगम वो बोर्ड वगैरह भी है। तो वो कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है 20 सूत्री का भी कमेटी बनता है तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा और उसको पार्टी अपने हिसाब से वो कहीं ना कहीं सेट करेगी। क्योंकि देखिए, 2024 और 2025 आपके सामने है और आपके सामने खड़ा कौन है? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए खड़ी है। तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ आपको बनने के लिए यही नेता और यही एमएलए, यही कार्यकर्ता जब तक मजबूत नहीं होंगे, ये खड़ी होगी। और इसी टीम के बूते आपको 2024 भी साधना है और 2025 को भी टारगेट करना है। इस वक्त हम के एमएलसी और पूर्व मंत्री संतोष सुमन थोड़ी देर में नीतीश मंत्रिमंडल में दूसरी बार मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे और इनसे बातचीत की है अब से थोड़े वक्त पहले संवाददाता अमित कुमार ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा वो सुन लीजिए। संतोष मान जी बात करते थे, संतोष कुमार सुमन है हमारे साथ। ये बताइएगा कि फिर से नीतीश कुमार ने आपके ऊपर विश्वास जताया। जी, मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका मिला है और मुझ पर जो विश्वास है, मैं कोशिश करूंगा कि उस विश्वास पर खरे उतरूं। जो भी दायित्व मुझे मिलेगा उस दायित्व का पूरा निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। आपकी चाहत क्या है कि जो विभाग आप संभाल रहे थे वही विभाग मिले या जो विभाग मिले वो सही? कोई चाहत नहीं है, विभाग का कोई मायने नहीं रखता है। आप कितना काम करते हैं, जो भी विभाग है सब विभाग अच्छा है। सब जनता के हित से जुड़ा हुआ जो विभाग होगा, जो जनता के बीच में जाके काम करने का मौका मिले, गरीब के लिए कुछ कर पाएं, हम समझते हैं विभाग मेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन जिस विभाग में आप थे, जाहिर सी बात है कि काम अधूरे हैं, वो काम पूरा करना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर मिलेगा तो वो काम जो अधूरे हैं पूरे होंगे। अगर नहीं भी मिला तो कोई दूसरे आएंगे तो करेंगे। निश्चित जो विभाग मिलेगा उसमें आप काम करेंगे? जी, निश्चित तौर पर। जो ये एक बात है कि एनडीए के लोग कह रहे हैं कि इस सरकार की लाइफलाइन बेहद कम है, क्या लगता है आपको? देखिए, उनको मौका नहीं मिला, वो चूक गए हैं तो उन कहेंगे ही। हर व्यक्ति जो चूक जाता है वो कोशिश करता है कि कब अगला गिरे तो हम उसको करें। तो ये तरह उनका सोच है, उनको बोलने दीजिए और हम लोग बेहतर काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के उन्नति में। और निश्चित तौर पर वो तो इंजन है और उनके पीछे एनडीए के भी लोग चले थे, आज भी वही हैं और काम होगा। मतलब डब्बा बदला है, इंजन वही? हाँ, बस इंजन वही है, डब्बा बदला है। और जो डब्बे छूट जाते हैं तो कोशिश करेंगे कि फिर इंजन से कैसे जुड़ें। लेकिन विकास का जो चल चुका है, रेल चल चुकी है, विकास के पटरी पर दौड़ रही है और आगे भी दौड़ते रहेगी। लेकिन संतोष जी, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि हमने आखिरी बॉल में छक्का मारा, क्या पहले से विश्वास नहीं था कि नीतीश जी जो है वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? घोषणा आपकी पार्टी ने सबसे आखिरी दौर में की कि हम भी अब महागठबंधन के हिस्सा हैं। देखिए, हमारे जो संरक्षक हैं उन्होंने बोला कि हम नीतीश जी के साथ में हैं और हमें हमारी जो बैठक थी, विधायक दल की बैठक, ये अलग बात है कि हमने लेट बैठक की और ऐसी कोई बात नहीं था कि हमने आखिरी बॉल में छक्का मारा। हमारी जब बैठक हुई, बैठक में माननीय विधायक सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हमको नीतीश जी के साथ रहना है। इसी कारण से हुआ। पूरी मजबूती के साथ सरकार चलेगी? जी, एकदम पूरी मजबूती के साथ चलेगी, पूरे बहुमत में सरकार है। चलिए, पूरी बहुमत में सरकार है, पूरी मजबूती के साथ सरकार चलेगी। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री संतोष सुमन, जो आज थोड़ी देर में मंत्री पद के शपथ में आपको नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो संतोष कुमार सुमन कह रहे हैं कि इंजन वही है, सिर्फ डब्बे बदल गए हैं और जो डब्बे छूट गए हैं उनकी तरफ से कोशिश होती है कि उस इंजन के साथ जुड़ जाएं। लेकिन राजनीति की इस रेल पर कौन सवार होगा, इंजन के साथ कौन जुड़ता है, यही राजनीति की अनोखी
तस्वीर आपको बिहार की सियासत में लगातार कई सालों से नजर आ रही होगी। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। सिर्फ 41 मिनट 25 सेकंड 24 सेकंड का वक्त, जब शपथ ग्रहण की तस्वीरें आपके सामने। लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस।